हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। आपकी क्लास 9th की जो न्यू एनसीईआरटी बुक्स आई हैं उसमें चैप्टर नंबर 1 आपके सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए दिया हुआ है। जैसे आप अगर एसएसटी की एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग द सोशल साइंस। इस चैप्टर से आपका एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आना है, तो अगर आप चाहें तो इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, बट यू कैन रीड इट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस के बारे में। तो उसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थ का जो डायनेमिक है, यानी कि जो हमारी धरती है, जो हमारी अर्थ है, उसका जो बदलता हुआ रूप है उसके बारे में। यानी कि जो हमारी अर्थ की जो सरफेस है वो हमेशा ही बदलती रहती है, और ये जो चेंजेस होते हैं ये दो तरह के फोर्सेस की वजह से होते हैं। आपको पता होगा कि शायद आपने क्लास 7th या 8th में पढ़ा होगा कि दो तरीके की फोर्सेस होती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो ये जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं, ये क्या करती हैं? जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं ये मेरी राइटिंग थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, बट आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जो ये एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं ये इंटरनल फोर्सेस होती हैं। ये क्या करती हैं? ये हमारी अर्थ के अंदर से काम करती हैं। और जैसे कि ये अर्थक्वेक वगैरह, वोल्केनिक एरप्शंस और फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनका काम होता है बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स जैसे माउंटेन हो गए, ओशन वगैरह हो गए, इन सबको क्रिएट करना। जैसे कि ये फोर्स है जो ये अर्थ में अंदर से काम कर रही है ये, तो अंदर से हमारी जो अर्थ है वो ऊपर की साइड लिफ्ट हो रही है। तो जब अर्थ ऊपर की साइड लिफ्ट होगी तो क्या क्रिएट होगा? आफ्टर ऑल माउंटेन्स ही क्रिएट होंगे, और माउंटेन्स क्रिएट होंगे, लैंडफॉर्म्स क्रिएट होंगे, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। तो ये हमारा क्या हो जाता है? एंडोजेनिक फोर्सेस। अब बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की। तो जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती है वो हमारी आउटसाइड फोर्स होती है जो कि बाहर से काम करती है, और ये क्या करती है? ये अर्थ की सरफेस के ऊपर से काम करती है। जैसे वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, डिपोजिशन हो गया, इनका काम होता है ऊंचे लैंडफॉर्म को घिस घिस करके बराबर कर देना। जैसे ये माउंटेन हमने बनाया, एंडोजेनिक फोर्स से माउंटेन बना। फिर जो एक्सोजेनिक फोर्स, यानी कि ये इसके ऊपर जो फोर्सेस ऊपर से काम कर रही हैं, तो वो इसको घिस घिस करके लेवल कर देंगी, बराबर कर देंगे, तो ये फिर से ऐसे एक प्लेन लैंड हो जाएगा। और इनको बैलेंस, इनका एक बैलेंस भी होता है, अदरवाइज तो ये सारी चीज़ें, एंडोजेनिक फोर्स नीचे से प्रेशर करेगी, ऊपर की साइड क्रिएट होगा, एक्सोजेनिक फोर्स ऊपर से प्रेशर करेगी, नीचे की साइड हमारा अर्थ धंसने लग जाएगा, घुसने लग जाएगा। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, लेवल करने के लिए, एक तरफ से इंटरनल फोर्स ज़मीन को ऊपर उठाती है और दूसरी तरफ से एक्सटर्नल फोर्स उसे घिस घिस कर फ्लैट बना देती है। दोनों के बीच एक कॉन्स्टेंट बैलेंस चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आ जाएंगे प्लेट टेक्टोनिक्स पे। ये हमने ये इसमें पढ़ लिया, इसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। नाउ नेक्स्ट इज दिस प्लेट टेक्टोनिक्स। अब देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होता है। इसका जो ये थ्योरी थी ये WJ मॉर्गन ने दी थी। ये अगर आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, वैसे अगर ये आएगा तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, अदरवाइज इसको लर्न करने की कोई ऐसा खास नीड नहीं है। कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है प्लेट टेक्टोनिक्स का। हमारी जो अर्थ है उसका जो सबसे बाहर वाला, यानी कि जो सॉलिड वाला शेल है, उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फियर। आपको पता होगा कि हमारे अर्थ का जो बाहर वाला शेल है जो कि बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, उसको हम कहते हैं लिथोस्फियर। वो एक सिंगल पीस नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े पजल पीसेस की तरह टूटा हुआ है, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ये प्लेट्स हैं। और इसी इसी प्लेट्स को, ये बाहर का हमारा आउटर वाला पार्ट है, जैसे हमारी बॉडी में हमारी स्किन आउटर वाला पार्ट होती है, ऐसे ये आउटर वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं लिथोस्फियर। उसके बाद आ जाएगा इसका मैकेनिज्म, यानी कि जो ये प्लेट टेक्टोनिक्स है इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ये प्लेट एक गर्म सेमी मोल्टन, यानी कि सेमी लिक्विड लेयर के ऊपर फ्लोट कर रही है। सेमी लिक्विड लेयर है, उसके ऊपर ये फ्लोट कर रही है, तैर रही है, जिसे एस्थोनोस्फियर कहते हैं। ये मूवमेंट बहुत स्लो होती है, बहुत फ्यू सेंटीमीटर्स होता है हर ईयर, इसलिए आपको इसमें कुछ खास फील नहीं होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अर्थ की 3 मेन लेयर्स की तरफ, क्रस्ट, मैंटल और कोर। हमारे अर्थ जो है वो अंदर से एक जैसी नहीं है,
ये आप समझ सकते हैं कि अनियन की तरह, अनियन जैसे प्याज होता है उसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, वैसे ही जो हमारी अर्थ है उसमें भी काफ़ी सारी लेयर्स हैं कि आप हर एक लेयर को हटाते जाएंगे तब जाके अंदर और भी लेयर्स आती जाएंगी। सबसे पहली जो हमारी लेयर है वो होती है ये क्रस्ट। ये अर्थ की सबसे ऊपर वाली और सबसे पतली और सॉलिड लेयर है। ये दो तरीके की होती है। वैसे ही आपकी बुक में नहीं है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, बट आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हैं। दो तरीके की होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये ज़मीन यानी कि कॉन्टिनेंट्स बनाती है और ये 30 से 40 किलोमीटर्स तक मोटी होती है। और दूसरी होती है ओशनिक क्रस्ट, ये समुंदर की यानी कि जो ओशनिक फ्लोर होती है उसको बनाती है, जो 5 किलोमीटर तक पतली होती है और हैवी रॉक्स से बनी हुई होती है। चलिए अब आगे आते हैं। फिर आता है मैंटल। जो ये मैंटल है ये क्रस्ट के ठीक नीचे एक बहुत ही ज़्यादा मोटी लेयर होती है। ये 2900 किलोमीटर्स, ये जो मैंटल होती है ये 2900 किलोमीटर्स की होती है। आप समझ रहे हैं कि कितनी ज़्यादा थिक होती है ये बहुत ही गर्म होती है और पिघली हुई होती है। इसके ऊपर के जो हिस्सा होता है, इसके ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, जिस पर सारी प्लेट्स तैरती हैं। ये आप देख सकते हैं एस्थेनोस्फीयर, इस पर सारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स अभी हमने ऊपर पढ़ी है ना वो इसी के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। फिर उसके बाद में आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है कोर। कोर जो होता है वो हमारा दो तरीके का होता है। ये अर्थ का सबसे सेंटर वाला यानी कि सबसे जो गर्म हिस्सा होता है ये वो होता है, और इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं। आप लोग साइंस पढ़ते हैं तो आपको उसमें पता होगा कि दो एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, आयरन और निकल। आयरन को हम बोलते हैं Fe, निकल को हम बोलते हैं Na। केमिस्ट्री वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। तो इसमें ये आयरन और निकल ये दो एलिमेंट्स होते हैं कोर में। ये हैवी मेटल से बनी होती है। इसके दो पार्ट होते हैं जो कि हमने पढ़ लिया, इनर कोर और आउटर कोर। जो हमारा आउटर कोर होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होने की वजह से लिक्विड यानी कि कम्प्लीटली लिक्विड फॉर्म में होता है, पिघला हुआ होता है। जो हमारा ये आउटर कोर होता है, दिस पार्ट, ये हमारा पिघला हुआ होता है। और जो ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होता है इनर कोर, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से इतनी गर्मी में भी एक सॉलिड यानी कि एक ये राउंड शेप लिए हुआ है। इसको आप देख सकते हैं, ये अंदर है, राउंड शेप का सॉलिड है। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है यहाँ पे, और आपको पता होगा कि प्रेशर से हम किसी भी चीज़ को सॉलिडिफाई कर सकते हैं। आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है केमिस्ट्री में। तो ये जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये है तो बहुत ज़्यादा गर्म, लेकिन ये लिक्विड होने की वजह सॉलिड फॉर्म में हो गया है। फिर हम आ जाते हैं अर्थ की बाउंड्रीज पे। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ओशनिक प्लेट्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मिक्स प्लेट्स भी मैंने आपको बताई है वीडियो में। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे से जा कर के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी ये कन्वेक्शन करंट भी पढ़ेंगे, बट उसके पहले हम ये प्लेट बाउंड्रीज पढ़ लेते हैं। ओके, तो जो ये हमारी प्लेट बाउंड्रीज हैं, ये प्लेट्स का किनारा बोलते हैं इसको। बाउंड्री तो आपको पता ही होगा, बाउंड्री मतलब जो हमारा किनारा होता है आउटसाइड वाला पार्ट, उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। तो प्लेट बाउंड्री मतलब प्लेट्स का किनारा। ये हमारी तीन तरीके की होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये दिस कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। जो हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ये एक प्लेट है ये दो प्लेट है सपोज, और ये दोनों आपस में टकरा गई, ये इधर से मूवमेंट करते हुए आ रही थी, वो उधर से मूवमेंट करते हुए आ रही थी, और ये आपस में कन्वर्ज हुई। कन्वर्ज का मतलब टकरा जाना। ये आपस में टकरा गई, तो अगर दो ज़मीनी प्लेट्स टकराएंगी तो रॉक ऊपर की तरफ फोल्ड होगा, तो फोल्ड माउंटेन बन जाएगा। ये वाली प्लेट इधर से आ रही है, ये वाली प्लेट इधर से आ रही है, दोनों आपस में टकराई तो ऊपर फोल्ड माउंटेन क्रिएट हो गया। जैसे कि हिमालय जो है वो इसी कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से ही बना हुआ है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री पे। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, ये एक प्लेट इधर की तरफ मूव कर रही है, दूसरी प्लेट इधर की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो उसमें क्या होता है, बीच में ये गैप क्रिएट हो जाएगा। दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग मूव कर रही हैं, तो बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। जब ये बीच में नया गैप क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पर नया मैग्मा जो है वो आ जाता है और क्रस्ट फॉर्म कर लेता है। न्यू मैग्मा यहाँ पर आकर के न्यू क्रस्ट फॉर्म कर लेगा इस गैप में। जैसे मिड ओशन रिजेस इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि यहाँ पर पे न्यू मैग्मा आकर के न्यू क्रस्ट बना लिया।
फिर आ जाता है हमारा लास्ट में ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है, जब दो प्लेट्स आपस में रगड़ खाती हैं, हॉरिजॉन्टली स्लाइड करती हैं, तो जिससे कि अर्थक्वेक्स आते हैं, यानी कि एक प्लेट ऊपर की साइड मूव कर रही है, एक प्लेट नीचे की साइड मूव कर रही है, तो ये दोनों आपस में घिसेंगी। जब ये दोनों आपस में घिसेंगी जिसके रिजल्ट से अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक में यही तो बोलते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक क्रिएट हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो ये इसीलिए आता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वेदरिंग एंड इरोजन। अब हम पढ़ रहे हैं रिंग ऑफ फायर के बारे में। रिंग ऑफ फायर जो होता है ये पैसिफिक ओशन के अराउंड एक हॉर्स शू यानी कि घोड़े की नाल इस तरीके का हॉर्स शू के शेप का होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनोज आते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के 75% जो एक्टिव वोल्केनोज है वो इसी एरिया में पाए जाते हैं, रिंग ऑफ फायर में। और 90% अर्थक्वेक्स जो है वो इसी एरिया के पास में आते हैं। 90% अर्थक्वेक्स और 75% एक्टिव वोल्केनोज। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये 75% एक्टिव वोल्केनोज और 90% अर्थक्वेक ये जो रिंग ऑफ फायर में आते हैं ये क्यों आते हैं, मतलब वाई। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये भी है ना कि ऐसा क्यों होता है। अर्थ की सरफेस अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई होती है। रिंग ऑफ फायर में ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, यानी कि कोलाइड करती हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, ये वाली प्लेट इससे आपस में टकराई, ये वाली प्लेट ऊपर निकल गई, ये वाली प्लेट नीचे आ गई। तो जब ये एक दूसरे के स्लाइड में स्लाइड करती है तो इन मूवमेंट्स की वजह से मैग्मा जो होता है वो ऊपर आ जाता है, जिससे वोल्केनो बनते हैं और एनर्जी रिलीज होने पर अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। अगर आप कोई भी कंट्री के बारे में देखें कि कौन सी कंट्री है, तो इसमें आप जापान ले सकते हैं, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री है जहाँ पर ये रिंग ऑफ फायर है। नेक्स्ट आ जाइए वेदरिंग, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन पे। रॉक्स का अपनी ही जगह पर टूटना फूटना जिसमें पार्टिकल्स कहीं मूव नहीं करते हैं उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। और जो ये वेदरिंग होती है वो हमारी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है हमारी फिजिकल वेदरिंग, सेकंड होती है हमारी केमिकल वेदरिंग, और जो हमारा थर्ड पार्ट होता है, थर्ड टाइप होता है, वो हमारा होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो जो हमारी ये फिजिकल वेदरिंग होती है इसको हम मैकेनिकल वेदरिंग भी कह सकते हैं। इसमें बिना किसी केमिकल चेंज के रॉक्स जो होती हैं वो फिजिकली टूटती हैं। और जो ये हमारा केमिकल वेदरिंग होता है इसमें रॉक्स के अंदर के मिनरल्स पानी, ऑक्सीजन या एसिड के साथ में रिएक्ट करके बदल जाते हैं और रॉक कमज़ोर होकर टूट जाती है। ये देखिए वाटर, एयर और एसिड्स के साथ में ये लोग रिएक्ट करते हैं जिससे आपकी रॉक जो होती है वो वीक हो जाती है और टूट जाती है। फिर हमारा आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल चीज़ें जो होती है जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये लोग क्या करते हैं, रॉक्स को तोड़ते हैं। जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है इसकी रूट्स ने इस रॉक को टेक ओवर कर दिया। अब ये रॉक यहीं से प्रेशर की वजह से टूट जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा वेदरिंग। फिर हम आता है इरोजन। जब टूटे हुए रॉक पार्टिकल्स को नेचुरल एजेंट्स जैसे कि विंड, वाटर, आइस एक जगह से दूसरी जगह बहाकर लेकर चले जाते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी कर देते हैं, लेकर के चले जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इरोजन। और ये जो इरोजन होता है ये इसके टाइप्स देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, सेवरल टाइप्स होते हैं। वाटर इरोजन होता है, विंड इरोजन है, ग्लेशियल इरोजन है, कोस्टल इरोजन है। जो ये हमारा वाटर इरोजन होता है इसमें बेसिकली रिवर, रेन और ओशन वेव्स की वजह से होता है, मतलब वाटर बॉडीज की वजह से होता है। जो हमारा विंड इरोजन होता है ये ड्राई और सैंडी एरियाज पे होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स बहुत इजीली इधर से उधर कैरी हो जाते हैं। ग्लेशियल इरोजन आता है जहाँ पर मूविंग आइस स्क्रैप और कैरियर रॉक्स जो होते हैं वो इसको पार्टिकल्स को लेकर के इधर उधर मूव कर जाते हैं। फिर कोस्टल इरोजन, कोस्टल इरोजन मतलब जो हमारा कोस्टल एरिया में जो भी इरोजन होता है जैसे कि हमारा सी वेव्स वगैरह होती हैं वो इसका बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट कैरियर है। इरोजन जो होता है काफ़ी ह्यूमन ऑक्यूपेशंस को अफेक्ट करता है, वो वहाँ की लैंड को और वहाँ की सॉयल को चेंज कर देता है जिस पर वहाँ के लोग डिपेंड हो रहे होते हैं। जैसे फार्मर्स के लिए इरोजन जो होता है वो फर्टाइल टॉप सॉइल को रिमूव कर देता है। हवा चली बहुत तेज से, ये टॉप सॉइल थी, ये रिमूव होकर कहीं और चली गई। अब फार्मर को जो सॉयल चाहिए था वो तो निकल गया ना, तो ये सॉयल की फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो गई।
इरोजन लैंड को भी कई बार वॉश अवे कर ले जाता है, जैसे बहुत हवा चली तो काफ़ी धूल मिट्टी वगैरह चली गई तो लैंड की एक लेयर एक तरीके से वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करके चली गई, तो यहाँ पर लैंड की एक लेयर कम हो गई, तो यहाँ पर लैंड का लॉस हो गया। फिर हमारा आ जाता है एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन एंड देयर लैंडफॉर्म्स। एजेंट ऑफ ग्रेडेशन में सबसे पहला हमारा एजेंट ऑफ ग्रेडेशन में तो यही होता है ना कि ये नेचुरल फोर्सेस होती हैं जो ट्रांसपोर्ट, डिपॉजिट मटेरियल, अर्थ सरफेस वगैरह को इन लोगों को लेवल करने में या स्मूथ करने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो होता है हमारा रनिंग वाटर। ये रिवर अपने सोर्स पहाड़ के माउथ से समुंदर तक 3 स्टेजेस में काम करता है, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये मैं जस्ट आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। अपर कोर्स जो होता है वो स्टीप ढलान पर तेजी से नीचे की कटिंग करता है। अपर जो ये होता है ना, ये तेजी से नीचे की साइड कट करते हुए आ जाता है, जिससे हमारा वी शेप वैली फॉर्म हो जाती है। वी शेप वैली फॉर्म हो जाती है, यहाँ से कट करते हुए आया तो ये हमारा वी शेप वैली फॉर्म हो गया कटिंग की वजह से। फिर हम आ जाता है मिडिल कोर्स। यहाँ पर प्लेन एरिया में रिवर साइड की कटिंग, लेटरल इरोजन जिसको कहते हैं, वो शुरू हो जाती है। फिर हमारा लास्ट में आ जाता है लोअर कोर्स, यानी कि जो हमारा ओल्ड स्टेज होता है, यहाँ पे समुंदर के पास स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है और सिर्फ डिपोजिशन होता है। सिर्फ डिपोजिशन होता है कि बहुत स्लो स्पीड है, तो जो कुछ भी ये रिवर कैरी करके लेके आया है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद में हमारा आ जाता है वाटरफॉल। वाटरफॉल का मतलब होता है झरना, ये पानी गिरना, झरना, इसको बोलते हैं वाटरफॉल। जब नदी का पानी एक ऊंची जगह से नीचे की तरफ गिरता है तो उसे वाटरफॉल कहते हैं। ये ऊंची जगह यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसको वाटरफॉल कहेंगे। ये इरोजन का काम करता है, यानी कि चट्टानों को काटता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर वाटरफॉल होता है वहाँ पर जिस जगह पर पानी का ऐसे स्लाइड होता है वो जगह घिस जाती है, वो रॉक घिस जाता है, और आसपास की जो रॉक होती है वो काफ़ी ऊंची होती है। टाइम के साथ वाटरफॉल पीछे की तरफ शिफ्ट होता रहता है और गहरी घाटी बन जाती है। ये देखो, ये वाटरफॉल है। ये यहाँ का जो ये एरिया है ना, ये धीरे धीरे घिसता रहेगा क्योंकि यहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा वाटर बहुत प्रेशर से आ रहा है, तो यहाँ पर का जो रॉक है वो धीरे धीरे करके उसका इरोजन हो जाएगा। और जब यहाँ पर का रॉक का इरोजन हो जाएगा तो ये अपने आप पीछे की साइड शिफ्ट होने लगेगा धीरे धीरे ओवर टाइम। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है मिएंडर। मिएंडर क्या होता है? मिएंडर नदी का एस शेप या घुमावदार मोड़ होता है। ये एस शेप, स्नेक ट्रेल भी बोल सकते हैं इसको हम। ये देखो, ये स्नेक ट्रेल के जैसा शेप लिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं दोनों डायग्राम्स में। बाहर वाली साइड पर इरोजन होता है, ये जो आउटर वाली साइड है यहाँ पर इरोजन होता है, अंदर वाली साइड पर डिपोजिशन होता है। ये जो ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर हमारा डिपोजिशन हुआ है, चीज़ें डिपॉजिट हुई हैं, जो ये कैरी करके रॉक्स डिपॉजिट हुई हैं, जो ये कैरी करके लेकर आया है, और यहाँ पर डिपोजिशन हुई क्योंकि यहाँ पर जो इसका प्रेशर होता है, जो इसका बहाव होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ से ये चीज़ों को जो भी होते हैं रॉक्स वगैरह उनको यहाँ से कैरी करके लेकर के जाता है। यहाँ पर प्रेशर होता है कम, तो यहाँ पर वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। उसके बाद हमारा आता है डेल्टा। ये बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। डेल्टा जब नदी, समुंदर या झील में मिलती है और अपनी मिट्टी यानी कि सेडिमेंट्स जमा करती है तो डेल्टा बन जाता है। ये देखो, ये नदी, समंदर या झील में, ये देखो इसमें ज़्यादा क्लियर दिखा हुआ है। जब ये नदी, समंदर या झील में मिल रही है तो जो उसका जो भी डिपॉजिट है, सेडिमेंट्स है, उनको वो कलेक्ट कर रही है। डेल्टा की शेप अक्सर ट्रायंगल या फैन जैसी होती है। ये देखो, ये बीच में ये ट्रायंगल जैसे बने हुए हैं। ये डेल्टा बहुत फर्टाइल होता है और खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर इरीगेशन। ये इस देखो फोटो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये हमारा सुंदरबन डेल्टा है। फिर हमारा आ जाता है वेव्स एंड करेंट्स, यानी कि समुद्री लहरें और धारियाँ। वेव्स लहरें और जो ये करंट है, ये समंदर के किनारे को काटती हैं और बदलती रहती हैं।
यहाँ पर कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ, ये देखो दिया हुआ है। ये समुद्र के किनारे को काटती हैं, चेंज करती रहती है। अगर आप कभी किसी बीच वगैरह पे गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो ये वेव्स, हैवी वेव्स आती हैं, वो यहाँ से अपने साथ में इस सैंड को भी लेकर के जाती हैं। तो एज अ रिजल्ट ये क्या करती हैं, ये समुद्र के किनारे को काटती हैं, और जिसकी वजह से समुद्र का किनारा अपने आप चेंज होता रहता है, वो कभी भी सेम नहीं रहता है। आप अगर किसी बीच पे जाइए, फिर आप 1 साल के बाद उस बीच पे फिर से जाइए, 1 ईयर के बाद, तो वहाँ का जो एरिया होगा वो चेंज हो चुका होगा। ये इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन तीनों का काम करती हैं। इरोजन का भी काम करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कैरी करना, डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट करना, तीनों का ही काम करती हैं। इनसे सी क्लिफ, सी वेव, बीचेस और सैंड बार जैसे कोस्टल लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। ये जो वेव्स आती है, हैवी हैवी वेव्स आती है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। इनसे सी क्लिफ्स वगैरह ये सब क्रिएट हो जाते हैं। ये मैं आपको एग्ज़ाम में याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, जो कि है W M D अगेन W, W M D W। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं लाइक वो मम्मी दिन है वेंसडे, ठीक है, वो मम्मी दिन है वेंसडे। तो इसमें W हो जाएगा वाटरफॉल, W इज़ फॉर वाटरफॉल, ठीक है। और मेरी राइटिंग थोड़ा सा समझ लेना। M फॉर मीएंडर, ठीक है, वो मम्मी दिन है वेंसडे, M फॉर मीएंडर। D इज़ डेल्टा, डेल्टा जिसको अभी आपने पढ़ा है। और ये सीरीज़ में अगर आप याद रखेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फिर W इस वेंसडे का क्या मतलब है, वेव्स एंड करेंट्स, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स अभी आपने पढ़े हैं, एजेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, वेव्स एंड करेंट्स। अब ये देखो, ये जो वाटरफॉल है ये क्या होता है, इरोजन। मीएंडर में क्या होता है, इरोजन प्लस डिपोजिशन। डेल्टा में क्या होता है, डिपोजिशन। वेव्स एंड करंट्स में क्या होता है, इरोजन प्लस डिपोजिशन। ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल भी पैनिक करने की नीड नहीं, अभी आप सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए। उसके बाद हमारा आ जाता है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स यानी कि हिमनाद। हिमनाद तो आपको नहीं पता होगा क्या होता है, ओके। ग्लेशियर्स बर्फ का बहुत बड़ा और मोटा हिस्सा होता है जो स्लोली डाउनहिल मूव करता है। डाउनहिल ऐसे ऐसे मूव करता है ग्लेशियर जो होता है, ये देखो ग्लेशियर इसमें बना हुआ है साफ साफ। ये इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन करता है। ग्लेशियर को रिवर ऑफ आइस भी कहा जाता है। कहते हैं ना ग्लेशियर पिघलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ आइस। अब ये देखो ग्लेशियर के कुछ टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं। ये होता है सर्क्स, इसको हम CWM या कोरे भी बोल सकते हैं। सर्क ग्लेशियर का हेड यानी कि शुरुआती हिस्सा होता है। शुरुआती हिस्से पर बनी बाउल शेप यानी कि कटोरी जैसी डिप्रेशन होती है। स्टार्टिंग का हिस्सा, ये स्टार्टिंग वाले पॉइंट यहाँ पर जो है कटोरी जैसी बनी होती है, ये ग्लेशियर के इरोजन से बनती है। अगर ग्लेशियर पिघल जाए तो इसमें छोटी लेक बन सकती है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, C फॉर सिर्क, C फॉर कप। कप यानी कि वो बाउल जैसा शेप, स्टार्टिंग वाला, ठीक है। फिर आपका सेकंड आता है एरेट्स, ये दिस पार्ट एरेट्स। ये फर्स्ट वाला एरेट्स है आपका, सेकंड वाला सिर्क है। सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे, सेकंड वाला इज योर सिर्क, फर्स्ट वाला इज योर एरेट्स, सेकंड वाला इज योर सिर्क। सिर्क मीन्स कप, आप शॉर्ट टेक से याद कर सकते हैं। एरेट्स को आप याद कर सकते हैं एरो जैसी शार्प रिज, A फॉर एरेट्स, A फॉर एरो, ठीक है, एरो के जैसा होता है ये, शार्प। एरेट्स जो होता है वो 2 सर्क के बीच बनी नैरो और शार्प रिज होती है। ये ग्लेशियर एरोजन का ही रिजल्ट होता है। ये एक सर्क यहाँ पे, एक सिर्क इधर होगा, इसके बीच का जो ये पार्ट होता है वो एरेट्स होता है। ये ग्लेशियर इरोजन का ही रिजल्ट होता है। उसके बाद हमारा आता है हैंगिंग वैली। दिस हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली को आपको तो नाम से ही पता चल रहा है कि जब छोटी ग्लेशियर वैली मेन ग्लेशियर वैली से ऊपर रह जाती है तो उसे हैंगिंग वैली कहते हैं, लटकी हुई वैली। स्मॉल ग्लेशियर जब लार्ज ग्लेशियर, ये देखो, विच अकर वेयर स्मॉल ग्लेशियर्स मीट लार्ज ग्लेशियर, जहाँ पर छोटे ग्लेशियर मेन ग्लेशियर वैली से ऊपर रह जाते हैं उसे हैंगिंग वैली कहते हैं। यहाँ अक्सर वाटरफॉल मिलता है, यहाँ पर इस पोजीशन पर आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा। हैंगिंग वैली, लटकी हुई वैली मैंने बताया, आप
ऐसे ही याद कर लीजिए इसको इसी शॉर्ट ट्रिक से। फिर आपका आता है ये, पता नहीं क्या नेम है इसका, मेरे से भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, ये याद कर लो, ग्लेशियर वैली प्लस सी वाटर। जॉर्ड एक डीप, नैरो और स्टीप साइडेड सी इनलेट होता है। ये ग्लेशियर वैली के सी वाटर से बाहर जाने पर बनता है। जब ग्लेशियर वैली सी वाटर से बाहर जाती है तो ये क्रिएट हो जाता है। इसके बाद हमारा आएगा, इसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ। इसके बाद हमारा दिया हुआ है मोरेन्स। मोरेन ग्लेशियर द्वारा लाई गई रॉक, सैंड और सॉयल की डिपॉजिट होती है। ग्लेशियर मूव करे, ग्लेशियर इरोजन करेगा तो कुछ तो कैरी करके लाएगा ना, तो अपने साथ रॉक, सैंड और सॉयल लेकर आता है। उसका डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं? मोरेन्स। ये देखो, पहला, इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला होता है लेटरल मोरेन। लेटरल मोरेन, लेटरल का मतलब होता है साइड, ठीक है, लेटरल का मतलब होता है साइड। ग्लेशियर के दोनों साइड्स, किनारों पर जमा डेब्रिस जो होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल मोरेन्स। किनारों पर जमा हुआ जो डिपॉजिट होता है वो हमारा लेटरल मोरेन हो जाएगा। फिर हमारा आता है टर्मिनल मोरेन। टर्मिनल मोरेन ग्लेशियर का एंड, यानी कि आगे के हिस्से पर जमा हुआ जो डिपोजिशन होता है, आगे के हिस्से पर जमा हुआ जो डेब्रिस होता है वो हमारा टर्मिनल मोरेन होता है। ये ग्लेशियर की मैक्सिमम एडवांस को दिखाता है, यानी कि एंड। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ग्लेशियर मोरेन जो होता है वो एंड होता है। फिर आता है हमारा मीडियल मोरेन। मीडियल मोरेन, जब दो ग्लेशियर्स मिलते हैं उनके बीच में जो डेब्रिस की लाइन बन जाती है, मीडियल मीन्स मिडल, जो मिडल वाली लाइन बन जाती है दो ग्लेशियर्स के मिलने पर, उसको हम बोलते हैं मिडेल मोरेन। फिर हम आ जाते हैं विंड पे। विंड का मतलब होता है हवा। विंड ड्राई और डेजर्ट एरिया में एक इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है। ये जो विंड है ये ड्राई और डेजर्ट एरिया में एक इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है। ये इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन का काम करता है। 3 काम होते हैं इसके पास। इरोजन, ठीक है, इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और डिपोजिशन होता है। ये 3 काम होते हैं इसके पास में। इसमें देखिए, ये कुछ लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, जिसमें सबसे पहला ये है याडेंग्स। याडेंग्स हवा के इरोजन से बनी लंबी, पतली और स्ट्रीमलाइन रिजेस होती हैं। ये हमेशा विंड की डायरेक्शन के पैरेलल बनती है, यानी कि विंड अगर इधर की तरफ चल रही है तो ये भी ऐसे ही क्रिएट होएंगी, विंड की डायरेक्शन के पैरेलल ही बनेगी ये। लॉन्ग रॉक रिजेस भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है वेंटिफैक्ट्स। वेंटिफैक्ट्स ऐसे रॉक होते हैं जो हवा के साथ उड़ती सैंड से घिस करके स्मूथ या पॉलिश्ड हो जाते हैं। हवा के साथ में उड़ते रहेंगे तो ये सैंड के साथ में घिस करके पॉलिश हो जाएंगे। वेंटिफैक्ट मतलब विंड पॉलिश्ड रॉक। उसके बाद में हमारा आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन वो प्रोसेस है जिसमें विंड लूज सैंड और डस्ट को उड़ा करके ले जाती है। यहाँ पर से उड़ा करके कहीं और लेकर के चली गई, इससे ज़मीन नीचे हो जाती है। ज़मीन जो होती है वो हमारी धंस जाती है, नीचे की तरफ हो जाती है। डिफ्लेशन में सैंड उड़ गई, ऐसा समझ लो। फिर आता है हॉलो ब्लो आउट। ये हॉलोज और ब्लो आउट्स। हॉलो ब्लो आउट एक डिप्रेशन यानी कि गड्ढा होता है जो डिफ्लेशन की वजह से बन जाता है। डिफ्लेशन की वजह से जो ये गड्ढा बन जाता है, ये देख सकते हैं आप, ये दिस गड्ढा, ये वाला पार्ट, थर्ड पार्ट है ना ये वाला, हवा में गड्ढा बना दिया, हवा ने गड्ढा बना दिया। उसके बाद हमारा आता है डेजर्ट पेवमेंट। ये डेजर्ट पेवमेंट, जब हवा छोटे पार्टिकल्स उड़ा देती है और सिर्फ बड़े पत्थर बच जाते हैं तो उसे डेजर्ट पेवमेंट कहते हैं। डेजर्ट पेवमेंट यानी कि स्टोन कवर्ड डेजर्ट सरफेस। उसके बाद हमारा आता है सेटलमेंट पैटर्न। ये सेटलमेंट पैटर्न, डेजर्ट में पॉपुलेशन कम होती है और सेटलमेंट जो होता है वो ओएसिस या वाटर सोर्सेज के पास में बनाते हैं लोग। घर अक्सर थिक वॉल्स और स्मॉल विंडोज वाले होते हैं ताकि गर्मी और रेत से, सैंड से अपने आप को बचा सकें। फिर आता है ड्यून्स। ड्यून्स का मतलब होता है रेत का टीला। ड्यून्स हवा द्वारा सैंड के डिपोजिशन से बन जाते हैं। हवा आई तो ये सैंड का डिपॉजिट एक जगह पे हो गया तो ये पहाड़ जैसे बन जाते, रेत के पत्थर जैसे। तो हम पढ़ते हैं बर्चन ड्यून्स के बारे में। ये बर्चन ड्यून्स यानी कि हाफ मून शेप के ड्यून्स होते हैं, कम रेत और एक डायरेक्शन की हवा से बनते हैं। ये इनके हॉर्न्स विंड की डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। अगर हवा इधर की तरफ चल रही है तो ये इधर की तरफ होंगे, हवा इधर की तरफ चल रही है तो इधर की तरफ होंगे। बर्चन आप ऐसे याद कर सकते हैं, बनाना शेप का होता है ये बनाना जैसा दिख रहा है, बर्चन ड्यून्स बनाना। फिर उसके बाद में हमारा आता है लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स।
ये लंबे और पैरेलल ड्यून्स होते हैं लाइक दिस। दो अलग डायरेक्शन से चलने वाली हवा से बनते हैं। विंड की डायरेक्शन के पैरेलल होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लॉन्ग लाइंस, आप एक तरीके से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है स्टार ड्यून्स। स्टार ड्यून्स तो शेप से ही पता चल रहा है कि स्टार शेप के ड्यून्स हैं। जब हवा कई डायरेक्शन में चलती है तब ये बन जाते हैं। ये सबसे ऊंचे यानी कि टॉलेस्ट ड्यून्स भी हो सकते हैं। स्टार ड्यून्स यानी कि काफ़ी सारी विंड डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसकी वजह से ये स्टार जैसा ड्यून क्रिएट हो गया है। फिर उसके बाद में हमारा आता है पैराबोलिक ड्यून्स। पैराबोलिक ड्यून्स यानी कि पैराबोलिक शेप का होता है। पैराबोलिक शेप मतलब यू शेप, ऐसा यू शेप। इनके हॉर्न्स विंड के अपोजिट डायरेक्शन में ही होते हैं। अगर विंड इधर की तरफ चल रही है तो इनके हॉर्न्स इस साइड होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये अक्सर कोस्टल एरियाज या जहाँ पर वेजिटेशन होता है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। पैराबोलिक शेप का होता है, या फिर आप कह सकते हैं हॉर्न्स ऑपोजिट टू विंड। उसके बाद में आ जाते हैं अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर यानी कि वो पानी जो अर्थ की सरफेस के नीचे, अंडरग्राउंड मतलब जो अंडरग्राउंड है। रॉक्स और सॉइल के पोर्स यानी कि छोटे स्पेसेस में स्टोर होता है ये पानी। ये खासकर लाइम स्टोन एरियाज में लैंडफॉर्म बनाता है। इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि पानी जो होता है वो लाइमस्टोन को धीरे धीरे घोल देता है। अंडरग्राउंड वाटर मतलब सॉल्यूशन प्लस डिसोल्यूशन। फिर हम आ जाते हैं केव्स पे। केव्स मतलब गुफा। केव्स लाइमस्टोन रॉक के डिसॉल्व होने से ही बनती हैं। ये अंडरग्राउंड वाटर की इरोजनल लैंडफॉर्म होती है। केव मतलब अंडरग्राउंड रूम, अंडरग्राउंड उसके जमीन के अंदर का एक रूम, वो हो गया केव। फिर उसके बाद हमारा आता है सेलेक्टाइट्स। सेलेक्टाइट्स केव की रूफ यानी कि सीलिंग के नीचे लटकती हुई मिनरल डिपॉजिट होती है। आपने देखा होगा ये जो इस तरीके की चीजें लटक रही होती है ना, ये मिनरल डिपॉजिट्स होता है, इसको ही सेलेक्टाइट्स बोलते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन से ही बनती है। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर हमारा आता है स्टेलेग्माइट्स। ये स्टेलेग्माइट्स जो होता है ये केव की फ्लोर के ऊपर की तरफ बढ़ने वाली डिपॉजिट होती है। केव्स की फ्लोर की तरफ, ये देखो फोर्थ पार्ट इसमें दिया, नीचे से ऊपर की तरफ नुकीली पार्ट्स जो हैं, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन से ही बनती है। फिर हमारे आ जाते हैं सिंक होल्स और डोलीन्स। सिंक होल्स ये गोल या फनल शेप्ड गड्ढे होते हैं। ये तब बनते हैं जब लाइमस्टोन डिसॉल्व हो जाता है और ऊपर की ज़मीन धंस जाती है। लाइमस्टोन डिसॉल्व हो जाएगा, ऊपर की ज़मीन नीचे धीरे धीरे धंसने लगेगी, तो ये बन जाएंगे होल्स जैसे। ये देखिए यहाँ पे एक अंडरग्राउंड रिवर का फोटो दिया हुआ है। अंडरग्राउंड रिवर मतलब जब पानी सरफेस के नीचे केव सिस्टम के अंदर फ्लो करता है उसे अंडरग्राउंड रिवर कहते हैं। ये लाइमस्टोन रीजन्स में ही कॉमन होता है। ये देखो केव है, ये केव है गुफा, ये केव है गुफा, इसके अंदर यहाँ पे पानी बह रहा है, तो ये अंडरग्राउंड रिवर हो गया हमारा। सॉरी। फिर हम आ जाते हैं लैंडफॉर्म्स एंड डिजास्टर। कुछ लैंडफॉर्म नेचुरल डिजास्टर्स को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि लैंड स्लाइड, एवलांचेस, ग्लोव्स और डस्ट स्टॉर्म, और इनके बारे में पढ़ते हैं। लैंड स्लाइड में रॉक, सॉइल और डेब्रिस ग्रेविटी की वजह से स्लोप से नीचे गिरता है या स्लाइड करता है। ये स्लोप से नीचे गिर रहा है या फिर स्लाइड कर रहा है। ये होता क्यों है? क्योंकि हैवी रेनफॉल की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, डिफॉरेस्टेशन, अगर यहाँ पे पेड़ लगे होंगे तो वो ये जो सॉइल वगैरह का नीचे स्लाइड हो रहा है उसको रोक लेंगे, बट अगर ट्रीज नहीं होंगे तो ये पूरी सॉइल गिरते हुए नीचे चली आएगी। रोड कटिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन की वजह से, स्टीप स्लोप्स की वजह से, और इसका इफेक्ट क्या होता है? घर और रोड्स का डैमेज हो जाता है, नदी जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जान वगैरह का भी नुकसान होता है, लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें इंजर हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टर कम्युनिकेशन भी रुक जाता है। अब ये गिर गया, पूरी रोड यहाँ की ब्लॉक हो गई। फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है एवलांचेस। एवलांचेस स्नो, आइस और रॉक का तेज गति से माउंटेन स्लोप से नीचे गिरना होता है। ये हैवी स्नोफॉल, अर्थक्वेक या टेम्परेचर चेंज की वजह से हो सकता है। एवलांचेस का मतलब होता है स्नो स्लाइड। वो लैंड स्लाइड थी, यही स्नो स्लाइड है। फिर आता है इसके बाद में हमारा ग्लोव्स। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लोव तब होता है जब ग्लेशियर के पास बनी ग्लेशियर लेक का नेचुरल डैम टूट जाता है और अचानक बहुत ज़्यादा पानी बाहर आ जाता है। इससे सीवियर फ्लड्स वगैरह भी आ सकते हैं।
फ्लड्स आ जाएंगे, ब्रिज और रोड का डैमेज हो जाएगा, विलेज जो यहाँ पर होते हैं वो सब डूब जाएंगी, लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है इसमें। ये देखिए फोटो भी दिया हुआ है ग्लोव का। उसके बाद हमारा आ जाता है डस्ट स्टॉर्म। डस्ट स्टॉर्म में ये देखो हवा चल रही है, आंधी तूफान। डस्ट स्टॉर्म में तेज हवा डस्ट और सैंड को हवा में उड़ा देती है। ये डेजर्ट और ड्राई एरियाज में बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर ड्राइनेस होती है हर तरफ, तो हवा चलती है, तो ये सब आंधी वगैरह जिसको बोलते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़े लेवल पे। विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है सब तरफ, ये देखो ऐसा धूल धूल मिट्टी मिट्टी सब हो जाता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये चले जाएंगे, चोक कर देंगे उसको। क्रॉप और ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर एंड हो गया है, और इस चैप्टर के नोट्स वगैरह और ये क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कुछ भी है मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, प्लीज़ उसको जा कर के ज्वाइन कर लो, और वहाँ पर आपको सारे नोट्स और क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। टिल देन ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।